आज हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर है नाम भू संचलन। यानी भू यानी पृथ्वी और संचलन मतलब हिलाव डुलाव। पृथ्वी के ऊपर जितनी भी आकृतियां हैं, आकृतियां मतलब सागर, महासागर, उसके बाद से पहाड़, पर्वत, ये जितनी भी है, स्थल भाग, समतल भाग, ये जितने भी आकृतियां हैं, इन सब में हमेशा संचलन यानी हिलाव डुलाव होता रहता है। ठीक है, सिंपल भाषा में समझे तो संचलन का पृथ्वी के ऊपर आखिर वो हिलाव डुलाव किन कारणों से हो रहा है, उसके पीछे जरूर कोई कारण होगा, क्योंकि बेकार कारण कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो इस संचलन के लिए कौन कौन सी शक्तियां या कौन कौन से ताकत जिम्मेदार हैं, उनके बारे में आज हम जानेंगे। ये हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये पेपर में आने की आशंका है। भू संचलन का अर्थ मैंने आपको बता दिया। भू संचलन में दो बलों को मतलब मुख्यतः माना गया है कि इन्हीं दोनों गधों के कारण पूरी पृथ्वी पे हिलाव डुलाव होता है, कुछ बनता है तो कुछ बिगड़ता है। ठीक है, उसमें पहला बल तो कहा गया है अंतर्जात बल। अंतर्जात मतलब आंतरिक बल। पृथ्वी को भी अगर हम देखें तो दो भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, ये पृथ्वी हो गई। पृथ्वी के अंदर हमने आंतरिक भाग में तीन भागों को पढ़ा था, कोर, मेटल और उसके बाद से एक और पढ़ा था। ठीक है, क्रस्ट, कोर, मेंटल और क्रस्ट। ऊपर हम यहाँ पे इंसान रहते हैं, ये इंसान बना देता हूं। ठीक है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, तीन भागों में बांटा था इसको। ठीक है, बहुत कुछ है इसके अंदर जो अंदर से पृथ्वी को ऊपर की आकृति का निर्माण कर देती है। जैसे कि कोई भी चीज हो, अगर गुब्बारा है, उसका डिजाइन एक गोल है, लेकिन उसमें ज्यादा पानी भर देंगे तो एक तरफ से निकल जाएगा, जिसके पता लगेगा कि उधर की साइड में ज्यादा निकल गया है। ठीक है, तो उसमें एक नए तरह का निर्माण हो गया। ठीक है, वो जो गोल था अंडे की तरिया, अब वो बेलन की तरिया हो गया है। ठीक है, उसी तरह पृथ्वी है। ये आंतरिक बल भी इसके ऊपर वाले चीजों को निर्माण में सहायक होते हैं। उसके बाद से दूसरी ताकत जो आती है उसका नाम है बहिर्जात बल, जिसमें मानव रहता है। इसमें भी बहुत सारे ऐसे कारण हैं, जो बहुत सारे बल हैं जो ऊपर की आकृतियों का निर्माण कर देते हैं, उनके साथ परिवर्तन करते हैं, समय समय पे उनमें चेंजिंग भी करते रहते हैं। ठीक है, हम उन दोनों के बारे में जानेंगे। पहले हम आंतरिक बल के बारे में जानते हैं कि अंदर पृथ्वी के अंदर ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो पृथ्वी के ऊपर वाली होने वाली चीजों को निर्देशित करती हैं, उनको क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए ये तक डिसाइड करती हैं। ठीक है, पहला आता है पटल विरूपण बल। पटल का अर्थ होता है एक प्लेट, जैसे कि हमने प्लेट पढ़ा था, प्लेट। विरूपण, रूपण मतलब सिंपल, और विरूपण यानी उसको पलट दिया गया। ठीक है, उसमें परिवर्तन, पटल विरूपण बल। इसे एक नाम दे दिया गया। जब भी पृथ्वी के ऊपर वाला तल जिस पर मानव रहता है, उसमें जब भी परिवर्तन आता है तो उसको एक पटल विरूपण बल में के रूप में माना जाता है। ये धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे। पृथ्वी का तल अगर अचानक से बदलने लगा तो हम जैसे जो कॉकरोच इस पे रहते हैं वो सब तो निपट लेंगे बहुत जल्दी। ठीक है, इसलिए इसमें कहा गया है कि ये बहुत धीरे होता है पटल विरूपण बल। ये लगा लीजिए करीबन लाखों वर्ष हो जाते हैं ना, तब जाके पटल विरूपण बल नजर आता है कि हाँ पटल विरूपण बल हुआ है। ठीक है, पटल विरूपण बल के बारे में, इसको भी दो भागों में बहुत बड़े स्तर पे होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ा पहाड़ धीरे धीरे निकल रहा है, अचानक नजर नहीं आया और बहुत समय के बाद लोगों के नजर में आया है, तो ये एक अचंभे वाली बात होती है, यानी बहुत दिनों के बाद होता है। ठीक है, ये पटल विरूपण बल होता है। आकृति के आधार पर इसको हम दो भागों के अंदर बांटते हैं। ठीक है, हम पहले एक एक करके समझेंगे इसको। पहला आता है महादेश जनक बल और दूसरा होता है पर्वत निर्माणकारी बल। पटल विरूपण के ही ये दोनों भाग हैं। महादेश जनक बल, महादेश एक देश नहीं कई देशों के समूह, यानी अभी के वर्तमान स्वरूप में मानव ने जिसका नाम रखा है वो इसका नाम है कहते हैं ना हम महाद्वीप। ठीक है, महादेश जनक बल यानी महाद्वीपों का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो महाद्वीपों का निर्माण में भी पटल विरूपण बलों का ही योगदान माना जाता है। पटल विरूपण बल ही इतने बड़े बड़े महाद्वीपों का निर्माण करती है। वर्तमान में इसका एक जीता जागता उदाहरण है मेडागास्कर। अफ्रीका का नीचे का भी डिजाइन ऐसा ही है। यहाँ पर केप टाउन जो दक्षिणी अफ्रीका है उसकी राजधानी के प्रिटोरिया के पास में जो है केप टाउन, यहाँ से एक देश अलग होता जा रहा है, उसका नाम है मेडागास्कर।
एम लिख देता हूं, मेडागास्कर। ये इतनी धीमी गति से अलग हो रहा है कि इसको अगर फीता लेके नापेंगे तो ही पता लगेगा, देखने से पता नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, पटल विरूपण बल। एक दिन ये आएगा ना कि ये खसक रहा है ऊपर की तरफ, और एक दिन ऐसा आएगा जब लाखों वर्ष बाद ये भारत में आके मिल जाएगा, ठीक है। तो पटल विरूपण बल का हमारे समय में जीता जागता उदाहरण है ये मेडागास्कर, ठीक है। उसके बाद से ग्रीनलैंड, यूरोप से चटबू हमारे दिमाग की गलू इच गले ना चलाई जाके कह दो कके कई हम कभी चिल्ला देखे तो कई वीडियो बना देंगे बोला तो नहीं को लोटा फाइन देखे। वर्तमान समय में यूरोप से जो ग्रीनलैंड है, यूरोप इस तरफ पड़ता है, ठीक है, और ग्रीनलैंड उस तरफ पड़ता है। इन दोनों के बीच में अटलांटिक महासागर है। उस महासागर में जो दूरी है उसकी बढ़ती जा रही है, क्योंकि ग्रीनलैंड यूरोप से दूर हटता जा रहा है। उसको भी अगर आप आंखों से देखेंगे तो मालूम नहीं चलेगा जब तक फीता लेके नहीं नापेंगे, समझ गए। तो ये क्या हो रहा है, पटल विरूपण बल, महादेशों का निर्माण हो रहा है, धीरे धीरे वो खसक रहे हैं। एक दिन में नहीं होगा मगर लाखों वर्ष बाद होगा, ठीक है। उसके बाद आता है पर्वत निर्माणकारी बल। ये भी हम एक एक करके समझते हैं, ठीक है। महादेश के भी दो भाग हो गए, ठीक है, दो भागों में बांटा गया है। महादेश किसको कहा जाता है, एक अलग भाग बन रहा है, ठीक है, उसको भी दो भागों में बांटा गया है ऊपर और नीचे होने के कारण। पहला कहा गया है ऊपरी मुखी बल, वो बल जो उस धरातल को ऊपर की तरफ उठाती है, ऊपर की तरफ, ठीक है। और एक होता है अधोमुखी बल, वो बल जो धरातल को नीचे की तरफ धसाती है, ठीक है। धरती तो अलग हो रही है, साथ ही साथ बहुत समय कुछ ऐसा होता है कि धरती अलग होते होते साथ धीरे धीरे दबती जा रही है और अलग होती जा रही है। और बहुत बार ऐसा होता है जब धरती उठती जा रही है, अलग तो हो रही है मगर उठती भी जा रही है। जब धरती ऊपरी मुखी बल, इसको निर्गमन भी कहा जाता है, और अधोमुखी बल इसको निम्नमन भी कहा जाता है, निम्नमन, ठीक है। तो ये दोनों महादेश जनक बल के ही दोनों उदाहरण थे। ये वाला खत्म हो चुका है। अब हम जानेंगे पर्वत निर्माणकारी बल। पर्वत निर्माणकारी बलों का नाम से ही स्पष्ट होता है, पर्वतों का निर्माण होता है। पटल विरूपण के साथ ना केवल देश ही नहीं बनते हैं अलग हटके, जमीन धरातल ही नहीं, मैंने जैसा कि बताया पर्वत थोड़ा 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 करके ऊपर की तरफ उठता है, ठीक है। पर्वत निर्माणकारी बल ये पर्वतों का निर्माण करता है। इसको दो भागों में बांटा गया है, पहला तनाव, दूसरा संपीड़न। तनाव और संपीड़न क्या होता है, देखने में तो ऐसा लगता है दोनों एक ही है मगर दोनों में फर्क है। तनाव उसे कहा जाता है जब कोई चीज दूर हटे, दूर, तो क्या होता है उसके अंदर चटकन या भ्रंश। चटकन कोई भी पत्थर है, उसको जब हम दूर हटाएंगे, ये पत्थर जुड़ा हुआ है और इसको हम दूर हटा दिए तो यहाँ पे बीच में चटकन पड़ गई ना, चटकन, और कई बार वो पत्थर धंस गया तो उसको ही कहा जाता है भ्रंश पड़ना, ठीक है। भ्रंश मतलब क्या होता है, बीच का एक हिस्सा धंस जाना। जैसे कि ठीक है, यहाँ पे आप देखिए जैसे कि ये भ्रंश पड़ने का एक उदाहरण है। ये पहाड़, ये जो पहाड़ तीन भागों में मैंने इसको बांटा है, ये भाग भी ऊपर ही था, लेकिन जब इसमें तनाव पड़ा ना तो चटकन पहले पड़ा। चटकन मतलब दरारें फटी दोनों तरफ से, यहाँ से भी और यहाँ से भी, और उसके बाद से ये धंस गया, और जब धंस गया तो बीच का जो खाली जगह था उसको ही भ्रंश कहा जाता है, ठीक है। तो भ्रंश इस प्रकार से पढ़ते हैं। संपीड़न क्या होता है, जब कोई चीज बहुत पास आ जाती है, आपस में चिपक जाती है तो संपीड़न होता है। और संपीड़न के कारण क्या होता है, जैसे कि आप समझ सकते हैं, ये एक प्लेट जमीन का टुकड़ा, ये दूसरा जमीन का टुकड़ा, ये दोनों पास आने लगे। दोनों पास आते आते अब आएंगे तो ये कितना पास आएंगे, खुद पहले तो चिपकेंगे, उसके बाद से दूसरा जो इसका सिचुएशन होगा वो क्या होगा, कोई एक प्लेट नीचे की तरफ चली जाएगी और कोई एक प्लेट ऊपर की तरफ चला जाएगा। जैसे कि इस प्रकार से होगा, ठीक है। ये
प्लेट दोनों सेम थी, पास में आके चिपक गई, उसके बाद से क्या हुआ, और ज्यादा चिपकेंगी, संपीड़न होगा, संपीड़न मतलब और करीब आएंगी, करीब आएंगी तो एक ऊपर उठ जाएगा, एक नीचे उठ जाएगा। अब देखिए जो नीचे धंस गया तो जाने दीजिए उसको नीचे, कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो ऊपर उठा है वो क्या कर रहा है, जैसे कि ये उठा हुआ है ऊपर, आप देख सकते हैं। अब हम इसको मिटा देते हैं बाकी सबको, और तब देखते हैं ये ऊपर वाला क्या बना है। ये ऊपर वाले की डिजाइन अब आप देखिए, ये कुछ इस प्रकार से बन गया। इसी को अगर हम ये धीरे धीरे बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, और बढ़ते 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 क्या बन जाता है, समझ गए, पहाड़ बन जाता है। पहाड़ों का निर्माण भी जैसा कि इसमें बताया गया, पर्वत निर्माणकारी बल, संपीड़न और तनाव ये भी पर्वतों का निर्माण करते हैं। तो ये पृथ्वी के अंदर के बल थे, जो पृथ्वी के ऊपर होने वाली चीजों का निर्माण कैसे किया जाता है उसके बारे में बताते हैं। अब हम जानेंगे बहिर्जात बल, यानी कि वो बल जो पृथ्वी के ऊपर, वो कौन कौन सी ताकतें हैं, वो कौन कौन से क्रियाकलाप है जो पृथ्वी के ऊपर आकृतियों का निर्माण कर देते हैं, जैसे कि कोई भी आकृति हो जाती है, ठीक है। तो उसमें आता है अनच्छादन। अनच्छादन का मतलब होता है घिसाव, टूट फूट या निर्माण, ठीक है। इसके दो भाग किए गए हैं, एक अपक्षय और एक अप्रदन। पहले हम अपक्षय समझते हैं क्या होता है। यदि कोई चीज घिस रहा है तो उसको अपक्षय कहा जाता है, जैसे कि नदी हो गया। इसमें हम रेत उठाते हैं तो वो रेत के जो कण है उनको जब जूम करके देखिएगा तो बहुत मुलायम और गोल गोल होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नदी की धाराएं मार मार के उसको घिस घिस के महीन कर दी रहती है, गोल कर दी रहती है। नदी का जो पत्थर पाया जाता है नदी के अंदर से, वो भी गोल होता है। वो टूट फूट के नहीं बना है, वो अपक्षय के कारण बना है, यानी घिसाव के कारण बना है, ठीक है। वो इतना कम घिसा है कि वो गोल बन गया है, ठीक है। उसके बाद आता है अप्रदन। अप्रदन का अर्थ होता है टूट फूट होना, और जितने भी अब टूट फूट होते हैं पृथ्वी के बाहर, उसके लिए कुछ कारक बताए गए हैं जो कि उसके लिए माने जाते हैं कि यही करते हैं। बहता जल, बहता जल जैसा कि मैंने अभी बता दिया, नदी का बहता जल टूट फूट करने में बहुत ज्यादा वो है। नदी मान के चलिए ऊपर से गिर रही है, ये नदी है, ऊपर से यहाँ पत्थर गिराएगी, पत्थरों को ढकेल के गिराएगी तो पत्थर नीचे गिर के फूट जाएगा, तो वो क्या हुआ, बहता जल से अप्रदन। पवने कैसे अप्रदन करती हैं, आप रेगिस्तान में देखेंगे कि ऊंचे ऊंचे बालू के स्तूप बन जाते हैं, स्तूप। इन स्तूपों को आप देखेंगे आज यहाँ है लेकिन कल ये यहाँ रहते हैं। कैसे, वो पौने एक स्थान से उनको घिस घिस के दूसरी जगह कर देती हैं, ठीक है। हिम नद, हिम मतलब बर्फ, नद मतलब नदी। जब माहौल ठंडा रहता है तो बर्फ जमा रहता है, और जब माहौल थोड़ा सा भी टेम्परेचर कम होता है तो वो नदी की तरह बहने लगते हैं। इसलिए ये हिमनद की तरह काम करने लगते हैं। इसकी वजह से भी जैसे पहाड़ पहले ज्यादा ऊंचा था बर्फ की वजह से, लेकिन अब घटा है। क्यों घट जाता है, क्योंकि उसके ऊपर का बर्फ पिघल के नीचे बह जाता है। सागरीय तरंगे, आप देखेंगे कि सागर के किनारे, ये सागर हो गया, इसके किनारे बार बार लहरें आएंगी, मारती रहती है, और किनारे को थोड़ा थोड़ा नोच के अपने साथ लेकर चली जाती है। तो सागरीय तरंगे भी अप्रदन का कार्य करती है। परिहिमानी, हिमानी मतलब बर्फ भी जैसा कि हिमनद करता है, वैसे ही परिहिमानी भी आकृति का निर्माण करती है। एक जगह से गला देगी, जहां पे ठंडा होगा वहां जाके जम जाएगी। इसीलिए परिहिमानी को भी बाहरी बल के रूप में माना गया है। पृथ्वी को ऊपर आकृति निर्माण में ये सभी कारक शामिल होते हैं। आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।